डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आने से पहले हम आप लोगों को ईपीएन केमिस्ट्री बाय धनंजय दीप में हार्दिक स्वागत करते हैं। अब इस वीडियो में हम आपको हैलो एल्केन्स के रासायनिक गुणों या केमिकल प्रॉपर्टीज के विषय में स्टडी करेंगे। तो ये आपका हो गया chemical properties of हेलो एल्केन्स। इसको आप कह सकते हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। तो जो हेलो एल्केन के रासायनिक गुण होते हैं, इसमें 4 प्रकार की अभिक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन, जिन्हें हम कहते हैं प्रतिस्थापन। दूसरा है एलिमिनेशन। तीसरा है रिडक्शन और चौथा है रिएक्शंस विद मेटल्स। इन चार प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। तो अब इसमें जो पहला है, ये पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये 2 प्रकार का होता है। पहला है न्यूक्लियोफिलिक और दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक। अब न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है ना, इसको हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेही। इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसके नाम से यह स्पष्ट है, नाभिक स्नेही अर्थात नाभिक से स्नेह करने वाला। यहां नाभिक का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि नाभिक कैसा होता है, धनात्मक। तो अर्थात ये जो न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही जो रिएक्शंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, अब इसमें वे रिएजेंट या वे अभिकर्मक जो नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करते हैं, उन्हें हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स ये क्या होते हैं? ये होते हैं ऑल नेगेटिव स्पीसीज। सभी ऋणात्मक स्पीसीज या सभी ऋणात्मक आयंस और जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी होती है, वे समूह, वे ग्रुप्स having capacity to donate
इलेक्ट्रॉन पेयर, जिनमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी होती है, वो क्या कैसे करते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की भांति व्यवहार करते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक, इसमें होते हैं ऑल पॉजिटिव आयंस एंड आप कह सकते हैं इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन न्यून, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इस तरह के होते हैं। तो जितने धन आयन होंगे वो भी उसी तरह व्यवहार करते हैं, और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो भी इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह काम करते हैं। अब आपको हम ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, इनको करने के लिए कुछ चीजें आवश्यक हैं, इनको जानने के लिए कुछ चीजें आवश्यक हैं। जैसे आपको एक रिएक्शन का हम एग्जांपल देते हैं, रिएक्शन कैसे होते हैं। सब्सटेंस, सब्सटेंस नहीं कह सकते हैं आप, ऐसे लिख लीजिए सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, और ये यहां पर होता है आपका प्रोडक्ट। अब आप यहां पर देख रहे हैं ये जो सबस्ट्रेट होते हैं इन पर रिएजेंट अटैक करते हैं। रिएजेंट किस पर अटैक करते हैं? सबस्ट्रेट पर, और ये प्रोडक्ट बनता है। वैसे इन दोनों को कॉमन रूप से हम क्या कर सकते हैं? रिएक्टेंट्स या अभिकारक कह सकते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले। तो रिएजेंट किस पर अटैक करता है? सबस्ट्रेट पर, और प्रोडक्ट के रूप में काम करता है। इसमें कुछ रिएजेंट्स कैटलिस्ट के रूप में भी काम करते हैं, जो यहां पर कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएजेंट के रूप में कंसीडर नहीं किया जाते हैं, सॉरी। अब जो है ये हमने आपको बता दिया कि अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट क्या होते हैं। तो अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन है, इसमें दो तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप कह सकते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? जैसे आपका ए है, ये क्या है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक की संरचना, इसे कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। दूसरा है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एल्केन्स।
तीसरा अब जो ये आपका हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एल्केन्स का स्ट्रक्चर कैसे कैसे इसको अफेक्ट करता है। पहला है कार्बोनियम आयन का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन। अर्थात ये जो एल्किल हैलाइड का जो संरचना है वह इन दो बिंदुओं पर ज्यादा डिपेंड करती है। हालांकि कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी क्या है, और दूसरा है आपका आपका स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस अभी हम आपको बताएंगे क्या होती है। तो इन दो बिंदुओं पर एल्किल हैलाइड की संरचना डिपेंड करती है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, निकलने वाले समूह, जिसे हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। और जो चौथा है आपका विलायक, जिसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। ये आपके 4 पॉइंट हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। इन चारों में अभिकर्मक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एजेंट, हेलो एल्केन्स की संरचना, हेलो एल्केन्स में कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी और स्टीयरिक हिंड्रेंस अभी हम आपको बताएंगे। दो बल्कि ग्रुप, दो बड़े बड़े समूहों के बीच में जो टकराहट होती है उसको हम स्टीयरिक हिंड्रेंस कहते हैं। जैसे अगर एक ही कार्बन से यहां पर भी CH3 जुड़ा है, यहां पर भी CH3 जुड़ा है और यहां पर भी CH3 जुड़ा है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें या इनमें आपस में टकराहट बहुत ज्यादा है। अर्थात जितने ही ज्यादा बल्कि ग्रुप एक दूसरे के पास पास होंगे उनमें टकराहट जो होती है उसी को स्टीयरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद निकलने वाले समूह, जैसे जिस कार्बन से यहां पर जो X लगा हुआ है, ये जो है लिविंग ग्रुप कहते हैं इसको। ये निकलने वाला समूह कैसा है, इस पर भी कुछ जो है समूह बहुत आसानी से निकल जाते हैं, कुछ आसानी से नहीं निकलते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। अब चौथा पॉइंट इसका है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होता है विलायक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चंस इससे जरूर आते हैं, तो हम सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो जो सॉल्वेंट्स होते हैं, इनमें ये जो सॉल्वेंट हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पोलर, नॉन पोलर। इन्हें कहते हैं ध्रुवीय और इन्हें कहते हैं अध्रुवीय। अब ये जो नॉन पोलर होते हैं, इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां पर नहीं होता है। हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केवल पोलर सॉल्वेंट में होता है। तो अब ये जो पोलर सॉल्वेंट हैं इनको भी हम बता देते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। पोलर सॉल्वेंट्स, अब ये जो पोलर सॉल्वेंट हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, प्रोटिक, और दूसरा है आपका
एप्रोटिक, एप्रोटिक कह सकते हैं आप इसका। यहां पर प्रोटिक का मतलब हो गया प्रोटॉन से। अब आप ये देखें कि जैसे पोलर तो दोनों होंगे, प्रोटिक का मतलब होता है कि जो प्रोटॉन डोनेट कर सकें या OH आयन डोनेट कर सकें, ऐसे आप कह सकते हैं इसको। मतलब जो OH आयंस त्याग सकें। इसका जो ऐसा एग्जाम्पल्स है, जैसे H2O, लो या कम अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, लो अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल और कम अणुभार वाले एल्कोहल, इनका ये एग्जाम्पल्स है। अब इनका क्या एग्जाम्पल है? एप्रोटिक का, इसका जो सब एग्जाम्पल है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, जिसको हम एसीटोन कहते हैं। और दूसरा है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, इसमें केवल S लग जाता है यहां पर, CH3, S हो गया यहां पर, S डबल बॉन्ड O, CH3, इसको कहते हैं डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, DMSO इसको कहते हैं। पूरा नाम लिख देते हैं, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। और इसका जो है डाई क्लोरो मीथेन भी इसका एक एग्जाम्पल है, और डाई एथाइल ईथर भी, इसका नाम है डाई क्लोरो मीथेन। और डाई एथिल ईथर C2H5OC2H5, इसको कह सकते हैं डाई इथाइल ईथर। ये आपके प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हो गए। अब हम आपको थोड़ी इतनी जानकारी देने के बाद अब हम आपको SN2 मैकेनिज्म की बात करेंगे, SN2 रिएक्शन की बात करेंगे। तो अब इसमें आपका जो हमने यहां पर दिया था, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात करेंगे। ये है आपका, फिर से यहां से ले लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब हम केवल ले रहे हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है SN1, एक होता है SN2। यहां पर S का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। N का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही।
और यहां पर वन या वन का मतलब हो गया यूनिमालिकुलर, एक अणुक, और टू का मतलब हो गया बाई मालिकुलर। बाई मीन्स होता है दो, तो ये हो गया आपका द्विअणुक। अर्थात SN1 का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमालिकुलर, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एक अणुक, और इसका हो गया टू का द्विअणुक। तो ये एक अणुक और द्विअणुक, ये ऐसे और यंत्र तो समझ में आ गया। एक अणुक और द्विअणुक का मतलब क्या है, तो हम बता देते हैं आपका। यूनिमालिकुलर क्या है, जब किसी नाभिक स्नेही अभिक्रिया की दर के निर्धारण में, जब किसी नाभिक स्नेही अभिक्रिया की दर के निर्धारण में हेलो एल्केन या नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों में से केवल एक ही अभिक्रिया के दर का निर्धारण, दोनों में से केवल एक ही का सांद्रण अभिक्रिया के दर का निर्धारण करता है। अर्थात SN1 अभिक्रिया का जो होगा, यह रेट इज इक्वल टू, अब यहां पर केवल एल्किल हैलाइड का सांद्रण ही अभिक्रिया के दर का निर्धारण करेगा। न्यूक्लियोफाइल का ये जो होगा SN1 के लिए यूनिमालिकुलर या SN1 कह लें, ठीक है। इसके लिए अभिक्रिया के दर का निर्धारण केवल एल्किल हैलाइड के द्वारा होता है, अर्थात न्यूक्लियोफाइल जो होगा इसके द्वारा दर का निर्धारण नहीं होगा। ठीक, इसके द्वारा दर का निर्धारण होगा, इसीलिए हम इसको SN1 कहते हैं, यूनिमालिकुलर कहते हैं। अब आपका आता है बाईमालिकुलर। सेम वही चीज है, SN2 बाईमालिकुलर। परिभाषा वही होगी, दोनों का होगा, अर्थात इसमें रेट न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन और एल्किल हैलाइड दोनों का कंसंट्रेशन इसमें भाग लेता है, इसीलिए इसको बाईमालिकुलर कहते हैं। ये अब हम SN2 का एग्जाम्पल लेते हैं। SN2 रिएक्शन, इसका जो है एक एग्जाम्पल लेकर के हम आपको अब ये समझ जाइए कि SN2 दोनों जब भाग ले रहे हैं तो ये SN2 जो अब रिएक्शन होती है, ये SN2 रिएक्शन
एक ही पद में पूरा होता है। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे ऐसे एक जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये RX है, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और ये R न्यूक्लियोफाइल यहां लग गया प्लस X माइनस निकल गया। इसका एक एग्जाम्पल, R की जगह पर हम CH3 ले लें और यहां पर X की जगह पर हम Cl ले लें, न्यूक्लियोफाइल हम OH माइनस ले लें। तो अब ये होता क्या है, ये ऐसे हम कर लें, अगर ये डार्क का मतलब हो गया ये प्लेन में हो गया और ये जो है बैक में हो गया। तो इससे जब आगे हुआ तो आप देखेंगे कि ये कार्बन है, ये OH इधर से जुड़ गया और 2 हाइड्रोजन फ्रंट के आ गए और ये हाइड्रोजन डॉट डॉट का पीछे चला। तो आपने देखा ये चीज, जैसे ये है। अब आपको हम दिखाते हैं, देखिए ये आपका है, ये देखेंगे आप, इसमें आप देखेंगे कि ये कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक ये हाइड्रोजन है, मान लीजिए Cl है। अब इसमें OH ये आप देख लेंगे, ये रेड कलर का ये ऑक्सीजन बॉल है, ये हाइड्रोजन है। तो जैसे जैसे अब इसके ये जो हाइड्रोजन है तीनों, ये बिल्कुल दूर दूर है, पीछे से अटैक कर सकता है। तो ये OH इस प्रकार से पीछे से जाएगा अटैक करने इसमें। तो जैसे कोई हवा आती है ऐसे, तो ये हाइड्रोजन का जो होंगे, हाइड्रोजन इन्वर्ट हो जाएंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन इसका। तो इसमें आप देख रहे हैं जैसे जैसे हाइड्रोजन ये OH इसके पास जाएगा, वैसे वैसे यह हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये आप देखेंगे कि यह, अब आप देखेंगे कि यहां से X निकल गया और OH इधर आ गया। तो इसको हम हटा करके अब इस पे बताते हैं। देखिए यहां पर इन्वर्जन हो गया। तो अब इसकी हम मैकेनिज्म भी आपको बता देते हैं। मैकेनिज्म, तो पहले पद में जो होता है जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, अर्थात नाभिक स्नेही अभिकर्मक का जनन होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी लिया है, जैसे मान लीजिए हमने H2O लिया है, तो ये होकर के H प्लस प्लस OH माइनस, मोस्टली हम बेस लेते हैं, या NaOH हमने लिया है, तो ये हो गया आपका Na प्लस प्लस OH माइनस। अब सेकेंड स्टेप में, अब न्यूक्लियोफाइल जो होता है, सेकेंड स्टेप का यही मेन स्टेप है। तो न्यूक्लियोफाइल ये देखिए, अब न्यूक्लियोफाइल इसके पास जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे ये दूर होता जाएगा। तो यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है TS। ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट नहीं होता है, माध्यमिक यौगिक नहीं होता है। वो क्या होता है देखेंगे, अर्थात
अब जैसे जैसे यह देखिए ट्रांजिशन स्टेट बना, अर्थात जैसे जैसे इसके पास आया उतना ये दूर चला गया और लास्ट में प्रोडक्ट क्या बना, और ये देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया और OH या न्यूक्लियोफाइल कहां से हुआ, ठीक इसके पीछे से, लीविंग ग्रुप के पीछे से। तो इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, अर्थात इसका स्ट्रक्चर जो होता है इन्वर्ट हो जाता है या उलट जाता है, इसका विन्यास उलट जाता है। तो SN1 अभिक्रिया इसीलिए कहते हैं एक ही स्टेप में होती है। इसमें देखिए इसका, ये आपका न्यूक्लियोफाइल का और हैलो एल्केन्स का दोनों का कंसंट्रेशन भाग ले रहा है एक ही उसमें। इस अभिक्रिया की जो रेट होगी हमने आपको बता दिया पहले ही कि, और दूसरा जो है ये होगा आपका CH3Cl, दोनों पर निर्भर करेगा, इसलिए इसको SN2 कहते हैं। एल्किल हैलाइड्स का इसका देने का क्रम जो है वो आपका मेथिल हैलाइड सबसे ज्यादा देगा, फिर 1 डिग्री उससे कुछ कम देगा, 2 डिग्री उससे कुछ कम देगा और 3 डिग्री बिल्कुल ही कम देगा या कह सकते हैं नहीं देगा, ये SN2। इसको हम उल्टा भी ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे क्रम में 3 डिग्री लेसर देन 2 डिग्री लेसर देन 1 डिग्री लेसर देन मिथाइल हैलाइड। तो ये आपका SN2 के बारे में हमने आपको और जनरल दिया। SN1 हम आपको पहले ही दे चुके हैं। अब इसके आगे का अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे।